एक सवाल जो सदियों से कायम है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? नमस्कार। तारीख है 16 जुलाई 2025 और आज हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो शायद इंसान के मन में तब से है जब से उसने पहली बार रात में टिमटिमाते तारों को देखा होगा। ये सवाल है कि ये सब मतलब ये पूरी कायनात, ये धरती, ये सूरज, ये अरबों खरबों तारे, ये सब आए कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जनाब जो सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि दार्शनिकों, कवियों और आम आदमी को भी परेशान करता रहा है। सोचिए, एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, न समय, न जगह, न कोई पदार्थ, फिर अचानक ये सब कुछ कैसे वजूद में आ गया? ये कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि हम सब इस फिल्म के किरदार हैं। इस महान रहस्य को सुलझाने की कोशिशें हजारों सालों से चल रही हैं। हर सभ्यता, हर संस्कृति ने अपनी अपनी समझ और कल्पना के हिसाब से इसके जवाब गढ़े। किसी ने कहा कि दुनिया किसी विशालकाय जीव के शरीर से बनी है, तो किसी ने इसे देवताओं का खेल बताया। लेकिन आज के दौर में दो नजरिए प्रमुख रूप से हमारे सामने हैं। एक तरफ है आधुनिक विज्ञान जो सबूतों, गणित और प्रयोगों की भाषा में बात करता है। वो हर चीज को नाप तौल कर परख कर ही मानता है। दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन वैदिक ज्ञान जो हजारों साल पुराने ग्रंथों में छिपा है और जो चेतना, ध्यान और सृष्टि के आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर देता है। आज हम इन्हीं दो रास्तों पर चलकर इस महाप्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि एक सही है और दूसरा गलत। हमारा मकसद है दोनों दृष्टिकोणों को आपके सामने रखना, सरल भाषा में, लल्लन टॉप स्टाइल में। हम देखेंगे कि विज्ञान क्या कहता है और हमारे वेद पुराण इस बारे में क्या इशारा करते हैं। क्या ये दोनों रास्ते एकदम अलग हैं या कहीं जाकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं? क्या हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो कल्पना की थी उसमें आज के विज्ञान की कोई झलक मिलती है? ये पड़ताल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि हमारी सोच के दायरे को बड़ा करने के लिए भी जरूरी है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा समय की शुरुआत तक जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे एक बिंदु से ये पूरा ब्रह्मांड फैल गया। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वेदों के हिरण्यगर्भ या ब्रह्म की अवधारणा का आधुनिक विज्ञान से कोई लेना देना है भी या नहीं। इस पूरी बातचीत का मकसद आपको कोई अंतिम जवाब देना नहीं बल्कि आपके मन में कुछ नए सवाल पैदा करना है, क्योंकि कहते हैं ना, जवाबों से ज्यादा जरूरी सवाल होते हैं। सवाल ही हमें खोज करने के लिए और ज्यादा जानने के लिए उकसाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं विज्ञान की। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत सबसे ज्यादा माना जाता है उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में कहें तो महाविस्फोट का सिद्धांत। अब ये नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं कोई बहुत बड़ा बम फटा होगा और धड़ाम से सब कुछ बन गया, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था बल्कि ये हर जगह एक साथ हुए विस्तार की कहानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी में आज के फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते थे। समय और स्थान का भी कोई अस्तित्व नहीं था। फिर किसी अज्ञात कारण से इस बिंदु ने फैलना शुरू किया और ये फैलाव इतनी तेजी से हुआ कि 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही ब्रह्मांड एक मटर के दाने से बढ़कर खरबों किलोमीटर तक फैल गया। इसी अविश्वसनीय फैलाव को बिग बैंग कहा जाता है। ये कोई धमाका नहीं था जो किसी खाली जगह में हुआ हो, बल्कि ये खुद जगह यानी स्पेस का ही बनना और फैलना था। इसी घटना के साथ समय की भी शुरुआत हुई। ये सोचना ही कितना हैरतअंगेज है कि समय खुद एक घटना के साथ पैदा हुआ। इस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। पहले कुछ मिनटों में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बुनियादी कण बने। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान इतना कम हो गया कि इन कणों ने मिलकर पहले परमाणु बनाए, खासकर हाइड्रोजन और हीलियम के। इस समय तक ब्रह्मांड एक घने कोहरे जैसा था जिसमें रोशनी सीधी रेखा में नहीं चल सकती थी। लेकिन जब परमाणु बने तो ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और रोशनी ने पहली बार आजादी से सफर करना शुरू किया। इसी पहली रोशनी के अवशेष आज भी माइक्रोवेव तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहते हैं और ये बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने हाइड्रोजन और हीलियम के इन बादलों को एक साथ खींचना शुरू किया। धीरे धीरे ये बादल इतने घने और गर्म हो गए कि उन्होंने तारों और आकाश गंगाओं का रूप ले लिया। इन्हीं तारों के अंदर भारी तत्व बने
जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, वो सारे तत्व जिनसे आज हमारा शरीर, हमारी धरती और हमारे आसपास की हर चीज बनी है। सर, तो एक तरह से हम सब उन तारों की ही संतान हैं। वैज्ञानिक एडविन हबल ने 1929 में यह भी खोजा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। ये खोज भी बिग बैंग थ्योरी को पुख्ता करती है। सर, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलते हैं हजारों साल पीछे भारत की धरती पर, जहां हमारे ऋषियों ने ध्यान और चिंतन के जरिए ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश की। वैदिक ग्रंथों में, खासकर ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की शुरुआत का बड़ा गहरा और काव्यात्मक वर्णन मिलता है। ये सूक्त एक सवाल से शुरू होता है, तब न तो असत था न सत था। इसका मतलब है कि तब न तो कुछ था और न ही कुछ नहीं था। सोचिए ये कितनी गहरी बात है। विज्ञान की सिंगुलैरिटी की तरह जहां भौतिकी के नियम लागू नहीं होते, नासदीय सूक्त भी एक ऐसी अवस्था की बात करता है जो हमारी समझ से परे है। नासदीय सूक्त आगे कहता है, उस समय न मृत्यु थी और न अमृता, न रात का पता था न दिन का। उस अवस्था में सिर्फ एक था जो अपनी ही शक्ति से सांस ले रहा था, बिना हवा के। वहां अंधकार था और सब कुछ अंधकार में ही डूबा हुआ था। यह वर्णन किसी शून्य का नहीं, बल्कि एक ऐसी संभावना का है जिसमें सब कुछ छिपा हुआ था। फिर सूक्त कहता है कि उस एक के मन में काम यानी इच्छा उत्पन्न हुई। यही इच्छा सृष्टि का पहला बीज थी। इसी इच्छा से सब कुछ प्रकट हुआ। यह विचार आधुनिक विज्ञान से अलग है, जो चेतना या इच्छा को सृष्टि का कारण नहीं मानता, बल्कि उसे बहुत बाद की घटना मानता है। वैदिक दर्शन में हिरण्यगर्भ की भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुनहरा अंडा या सुनहरा गर्भ। कई ग्रंथों में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशालकाय प्रकाशमान अंडा प्रकट हुआ। यह अंडा एक साल तक तैरता रहा और फिर दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्से से आकाश बना और दूसरे से पृथ्वी। ये ब्रह्मांडीय अंडे की कल्पना दुनिया की कई और प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलती है। कुछ जानकार इसकी तुलना बिग बैंग की सिंगुलैरिटी से करते हैं, एक ऐसा बिंदु जिसमें सृष्टि की सारी ऊर्जा और पदार्थ समाया हुआ था और जो बाद में फैलकर ब्रह्मांड बना। एक और दिलचस्प विचार है ब्रह्म का। ब्रह्म को परम सत्य, परम चेतना माना गया है। कहा जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म का विस्तार है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बुनती है, वैसे ही ब्रह्म ने अपने अंदर से इस सृष्टि को प्रकट किया है। यहाँ सृष्टि को एक चक्रीय प्रक्रिया माना गया है, यानी ब्रह्मांड बनता है, फैलता है और फिर एक समय बाद वापस उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। फिर एक नए चक्र की शुरुआत होती है। यह बिग क्रंच या बिग बाउंस जैसी आधुनिक वैज्ञानिक परिकल्पनाओं से मिलता जुलता है, जहां वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद ब्रह्मांड का फैलाव रुककर वापस सिकुड़ना शुरू हो सकता है। तो अब तक हमने दोनों नजरियों को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर। ये तुलना बड़ी रोचक है क्योंकि ये दिखाती है कि इंसान चाहे किसी भी युग में हो, उसके सवाल और कुछ हद तक जवाबों की दिशा एक जैसी ही रही है। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु या एक अवस्था से हुई जिसमें सब कुछ समाया हुआ था। विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है तो वेद इसे अव्यक्त या हिरण्यगर्भ कहते हैं। दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि समय और स्थान की शुरुआत भी सृष्टि के साथ ही हुई। दूसरी समानता विस्तार की अवधारणा है। बिग बैंग कहता है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से लगातार फैल रहा है। वैदिक दर्शन भी सृष्टि को ब्रह्म का विस्तार कहता है। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ फैलना या विस्तार भी होता है। हालांकि दोनों के विस्तार की प्रक्रिया में फर्क है। विज्ञान इसे भौतिक नियमों का परिणाम मानता है, जबकि वेद इसे एक दिव्य चेतना की इच्छा का परिणाम बताते हैं। एक और दिलचस्प समानता चक्रीय ब्रह्मांड की है। कुछ वैज्ञानिक मॉडल ये संभावना जताते हैं कि ब्रह्मांड फैलने के बाद वापस सिकुड़ेगा और फिर एक नए बिग बैंग से नया ब्रह्मांड बनेगा। वेदों में भी सृष्टि और प्रलय का चक्र यानी युगों की अवधारणा हजारों सालों से मौजूद है। अब बात करते हैं अंतर की। सबसे बड़ा अंतर कारण को लेकर है। विज्ञान कैसे का जवाब देता है? वो बताता है कि महाविस्फोट कैसे हुआ, कण कैसे बने, तारे कैसे बने। लेकिन विज्ञान इस सवाल का जवाब नहीं देता कि ये सब क्यों हुआ, सिंगुलैरिटी क्यों थी, उसे हुआ, उसमें फैलाव क्यों शुरू हुआ। इन सवालों पर विज्ञान मौन है। दूसरी तरफ वैदिक ज्ञान क्यों पर ज्यादा जोर देता है। वो कहता है कि सृष्टि एक दिव्य इच्छा या लीला का परिणाम है। यहाँ चेतना पहले आती है, पदार्थ बाद में। जबकि विज्ञान मानता है कि पदार्थ पहले आया और चेतना बहुत बाद में जटिल जैविक प्रक्रियाओं के जरिए विकसित हुई। एक और बड़ा अंतर सबूतों का है। विज्ञान अपनी हर बात के लिए भौतिक सबूत मांगता है जिसे देखा, नापा और परखा जा सके। जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राकर या
आकाशगंगा का दूर जाना। वहीं वैदिक ज्ञान का आधार ग्रंथ अंतर्ज्ञान और ध्यान का अनुभव है। इसे लैब में साबित नहीं किया जा सकता। ये विश्वास और अनुभव का विषय है। विज्ञान ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह देख रहा है जिसके पुर्जे और नियम हम समझ सकते हैं, जबकि वेद ब्रह्मांड को एक जीवित इकाई के रूप में देखते हैं जिसमें हर कण एक दिव्य चेतना से जुड़ा है। ये दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक बाहरी खोज पर आधारित है तो दूसरा भीतरी खोज पर। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्या विज्ञान सही है या वेद? शायद ये सवाल ही गलत है। ये दोनों असल में एक ही परम सत्य को समझने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता बाहर से अंदर की ओर जाता है, यानी पदार्थ से चेतना की ओर। दूसरा रास्ता अंदर से बाहर की ओर, यानी चेतना से पदार्थ की ओर। विज्ञान हमें ब्रह्मांड की संरचना और उसके काम करने के तरीके की सटीक जानकारी देता है। वो हमें बताता है कि सितारे कैसे जलते हैं और ग्रह कैसे घूमते हैं। ये ज्ञान हमारी भौतिक दुनिया को समझने और टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर वैदिक ज्ञान हमें अस्तित्व के गहरे सवालों से जोड़ता है। वो हमें हमारे होने का मकसद, ब्रह्मांड में हमारी जगह और चेतना के स्वरूप पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये हमें एक नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा देता है। विज्ञान हमें शक्ति देता है, चौंध है, तो वेद हमें उस शक्ति का सही इस्तेमाल करने की समझ दे सकते हैं। दोनों की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान क्यों के सवाल पर चुप हो जाता है और चेतना जैसी चीजों को पूरी तरह नहीं समझा पाता। वहीं वैदिक ज्ञान को भौतिक रूप से सत्यापित करना मुश्किल है और उसकी कई बातें आज के समय में काव्यात्मक या प्रतीकात्मक लग सकती हैं। शायद भविष्य का रास्ता इन दोनों के संगम में ही छिपा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में विज्ञान चेतना को भी एक मापने योग्य चीज के रूप में समझने लगे? क्या क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमयी दुनिया, जहां निरीक्षक का असर परिणाम पर पड़ता है, हमें चेतना और पदार्थ के रिश्ते के बारे में कुछ नया बता सकती है? ये वो सवाल हैं जो आज के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को उत्साहित कर रहे हैं। हमें किसी एक को खारिज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों से सीखने की जरूरत है। अंत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक या दार्शनिक पहेली नहीं है। ये हमारी अपनी कहानी है। ये हमें बताती है कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी उस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। ये हमें विनम्र बनाती है और हमारे अंदर जिज्ञासा जगाती है। चाहे आप बिग बैंग में यकीन करें या हिरण्यगर्भ में, एक बात तो जो आप अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आएगा और शायद इसी अनंत खोज में ही जीवन का असली मजा है। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य उन्हीं के लिए खुलते हैं जो दरवाजा खटखटा देते हैं।